वरदान सीरीज में वर्तमान में हम लोग आपके साइंस के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। एक शानदार मॉडल पेपर हम लोग लिए हैं, नए 80 ऑब्जेक्टिव वाला, उसी को समझ रहे हैं। जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उनको मालूम है कि हम लोग 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, जो भी ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, बिहार टॉपर सीरीज और वरदान सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जरूर बार बार देखकर इन सभी प्रश्नों को रट जाइएगा, या इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, कल हम लोग 40 तक के प्रश्नों की चर्चा किए थे। मैं कल ही क्लास में बताया था कि इसके नेक्स्ट डे हम लोग आगे के 40 प्रश्न को समझेंगे। आप सभी को साइंस पढ़ के आना है। उम्मीद करता हूं आज आप लोग पढ़ कर आए होंगे और एक एक प्रश्न का सही सही जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। तो तैयार हो जाइए, बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे प्रश्न की बात करेंगे क्योंकि सर परीक्षा में कम समय है। आपको याद होगा कल 40 का आपने राइट आंसर क्या दिया था, तो सौर सेल था जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न। आपके स्क्रीन पे प्रश्न शो हो रहा है, जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट और आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए 41 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। इस सीरीज का एक ही मकसद है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की चर्चा हम लोग इसीलिए करें क्योंकि इस समय आपको टेस्ट बहुत ज्यादा देना है। तो आप समझिए एक परीक्षा उपयोगी टेस्ट दे रहे हैं और उसके साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है। 41 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे सभी छात्र और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है सर कि एक उत्तल लेंस के निचले आधे भाग में कागज चिपका देने पर प्रतिबिंब। बड़ा शानदार और यूनिक प्रश्न देखिए इस मॉडल पेपर में सेट किया गया है। आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस के निचले आधे भाग में कागज चिपका देंगे तो प्रतिबिंब क्या कह रहा है कि आधा बनेगा, ये भी गलत है। सीधा बनेगा, ये भी गलत है। कम चमकीला बनेगा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 41 का राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को पढ़ पा रहे हैं। पूछ रहा है कि एक सीधा तार में जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अगर हमको दिशा प्राप्त करना है तो किस नियम से हम प्राप्त करेंगे, यही आपसे पूछा है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। मैं कल ही बोला था कि आपको साइंस पढ़ के आना है, तो मैं देख रहा हूं काफी छात्रों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि सर ऑप्शन है। तो आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है। मैक्सवेल के राइट हैंड रूल अर्थात कि दाएं हाथ के नियम से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा ज्ञात करते हैं। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर देते चलिएगा, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद जरूर कीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। आगे 43 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको बताना है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। एनर्जी ऑफ कोल, कोयला से प्राप्त ऊर्जा किसका उदाहरण है, अनवीकरणीय। बाकी सभी महासागरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो याद रखेंगे सर 43 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न आप सभी विद्यार्थी पढ़ने का प्रयास कीजिए और आंसर दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न यहाँ पे है, हिंदी मीडियम वालों के लिए वहां पे। सभी छात्र आंसर कमेंट करेंगे, कोई बहाना नहीं। चलिए सभी देखते हैं कितना पढ़ के आप आए हैं। बिल्कुल शानदार लेकिन आसान सा प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में। बिल्कुल शानदार प्रश्न, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही सही आंसर देते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसीलिए करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयन होता है, आयनित हो जाते हैं H+ आयन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44 का। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न। तो कितना बार मैं आपको बिहार टॉपर सीरीज में भी बता चुका हूं, कितना बार बिहार बोर्ड इसे पूछा, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं। और इसका आंसर गलत नहीं करना है। कह रहा है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज। एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा होता है सर। सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट करेंगे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा है। कभी भी क्लास को देखें, आंसर जरूर दीजिए और मेरे साथ प्रश्न को पढ़ पढ़कर समझिए। ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जरूर दोहरा याद कर लीजिएगा। तो एल्कीन पूछा है, एल्केन नहीं, तो इसलिए CnH2n राइट आंसर करेंगे 45 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पोटेशियम की संयोजकता क्या है। आप जानते हैं 288 पर आप पोटेशियम का निकालेंगे तो जो बाहरी कक्षा में बचेगा वहीं उसका संयोजकता होगा। तो वहीं पूछा है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम। आपको वैलेंसी बताना है, पोटेशियम का संयोजकता कितना होता है। तो याद रखेंगे 1। बाह्यतम कक्षा में 1 है तो कितना होगा, 1। ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। आपको बिल्कुल टेस्ट पे फोकस रहना है। समझिए आप एग्जाम में बैठे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधे प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु के बीच
बीच कितने आबंध होते हैं? सोचिए, प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कौन सा ऑप्शन आप कलर करेंगे? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपको क्या पूछा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं बिल्कुल आसान है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कितना होंगे? 3 आबंध होंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 48 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बिल्कुल शानदार आसान प्रश्न है। बताना है आपको बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। किसी भी छात्र का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसका आप आंसर गलत कमेंट करते हैं तो समझिए आपको केमिस्ट्री अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। बताइएगा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो मैं देख रहा हूं काफी स्टूडेंट बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। जितने छात्रों का कमेंट आ रहा है कि ऑप्शन बी, तो चला आपका तैयारी बिल्कुल शानदार है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे 48 का। 49 नंबर प्रश्न आ गया न्यूमेरिकल से, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान टाइप न्यूमेरिकल 1 नंबर में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप है। कह रहा है आपसे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के उत्तल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूर बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। कितना लॉजिकल और आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा कि एक उत्तल दर्पण है जिसमें फोकस दूरी एफ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, बिंब दे दिया, बिंब की दूरी यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आवर्धन पूछा है। तो इसको निकालने के लिए देखिए एफ दिया है, यू दिया है, तो सबसे पहले आपको भी पता करना पड़ेगा लेंस सूत्र से। उसके बाद आप यू बटा भी करके निकाल सकते हैं आवर्धन। तो आएगा कितना? 1/2। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान। कह रहा है वस्तु दूरी अर्थात कि यू का मान जो है घट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका आवर्धन के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं कि इंक्रीज होगा, कि डिक्रीज होगा, कि कांस्टेंट रहेगा, कि कुछ नहीं। जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसी टाइप का बेस्ट प्रश्न कल भी मिला था। तो जब यू का मान घटेगा सर तो आवर्धन का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे 50 का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा विरल माध्यम में v2 है, तब कौन सा इसमें कंडीशन सही होगा। तो देखिए सघन माध्यम है, कह रहा है प्रकाश का चाल v1 है और विरल माध्यम में v2 है, तब तो आप जनरली जानते हैं v1 क्या हो जाएगा? कम होगा, v2 ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है v1 लेस देन v2। तो ऑप्शन बी आपको सही कर देना है। बिल्कुल लॉजिकल और आसान टाइप प्रश्न था प्रकाश के चाल से। आगे कह रहा है 52 नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस में फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच बिंब रखने पर आवर्धन m एवं वस्तु दूरी u के बीच का ग्राफ है। ये देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बिंब रख देंगे तो उसके आवर्धन m और वस्तु दूरी u के बीच ग्राफ खींचेंगे तो कैसा प्राप्त होगा। आपके बुक में ग्राफ बनाकर समझाया गया, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए वाला ग्राफ सही हो जाएगा। देखते हैं 53 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा। देखिए मैं बोला न्यूमेरिकल टाइप या कुछ प्रश्न अगर आपको ही मालूम है तभी आपको घबराने की बात नहीं, अभी समय है तो उसे याद कीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको 40 ही प्रश्न बनाना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अब क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है और उसका अर्थात कि एफ का मान दे दिया, फिर आपका देखिए वस्तु दूरी यू का मान दे दिया, बिंब का आवर्धन। तो सबसे पहले आप भी का मान निकालेंगे लेंस सूत्र से क्योंकि अवतल लेंस है। उसके बाद आप आवर्धन निकालेंगे v बटा यू एस टू बटा एच वन करके, तो कितना हो जाएगा सी 1/2, क्योंकि दोनों जब बराबर है तो 1/2 आएगा और सिर्फ आपको अवतल लेंस उत्तल लेंस में माइनस प्लस चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न देखिए पिक्चर बेस्ड प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक माध्यम में रखी कांच की पट्टी के लिए किरण आरेख दिया गया है, तो कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। यही है किरण आरेख देकर आप बताइए कि इसका सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए किरण देखकर आप अगर सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना सीखे होंगे तो आप कहिएगा सर 1 से कम होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। अभी स्टूडेंट इसका आंसर सही सही कमेंट करेंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। 55 का राइट आंसर बिल्कुल सही। काफी छात्र मैं देख रहा हूं ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। ओम इसका होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ओम का नियम
भी आप जरूर पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है आपसे कि धातु के दो प्रतिरोधकों को श्रेणीबद्ध कर एक सेल के आड़े जोड़ने पर प्रवाहित धारा आई है, तो इसमें एक प्रतिरोधक को ठंडा करने पर आई का मान क्या होगा। कह रहा है कि धातु के दो प्रतिरोधक हैं, उसको हम लोगों ने श्रेणीबद्ध करके एक सेल में जोड़ दिया है, उसमें प्रवाहित धारा का मान आई है। तो कह रहा है कि इसमें से एक प्रतिरोधक को अगर हम ठंडा कर देंगे तो आई के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 56 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादक के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाता है। सोचिए इससे आसान प्रश्न क्या पूछा जा सकता है केमिस्ट्री से। कह रहा है वह अभिक्रिया बताइए जिसमें उत्पादक अर्थात कि जो में प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है। तो बिल्कुल सही, ऊष्माक्षेपी और एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और ऊष्मा उसमें लगता तब क्या होता, ऊष्माशोषी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपको याद रखना है 57 का। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न जैसे ही एग्जाम में मिले तो आपको गलत नहीं करना, आप देखना वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी, मृदा भी। तो राइट आंसर आपको क्या कलर कर देना है, ऑप्शन डी 58 का, इनमें से सभी। 59 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पीरियोडिक टेबल भी आप अच्छा से अध्ययन किए होंगे तभी इसका जवाब आप दे पाएंगे। बताना है आपको कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए इस सभी में क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी एक ही श्रेणी के सभी तत्व दिए गए थे, तो ऑप्शन इसमें एक होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 59 का। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके द्रवित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है। सभी देखिए आपके बुक से प्रश्न है, अगर बुक आप पढ़े होंगे तो कोई भी प्रश्न का आंसर आप गलत नहीं दे पाएंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस धातु को द्रवित क्लोराइड के वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीशियम, Mg इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये तो प्रश्न आपको जरूर लिखाया गया होगा, आप चाहे कहीं पे भी स्टडी कर रहे होंगे तो आपको बताना है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी Na2CO3। तो याद रखेंगे 61 का सही आंसर दिया गया था ऑप्शन सी Na2CO3 पे। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अधातु है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अधातु है। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है पी। देखिए अधातु है, बाकी सभी Fe, Cu, Ni सभी क्या है, धातु के उदाहरण है। तो फास्फोरस पी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि धातुओं के अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है। आपको देखिए धातु को उसके रिएक्टिविटी के क्रम में सजाया गया, तो कौन सा क्रम इसमें से सही है, यही आपसे पूछा है। अगर आपका ध्यान ऑप्शन पे होगा तो कहिएगा सर ऑप्शन भी बिल्कुल सही। सोडियम से कम होता है मैग्नीशियम से कम होगा जिंक से कम होगा कॉपर। तो ऑप्शन बी इसका सही क्रम में सजाया गया था, तो यही राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे पूछा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा हो सकता है। सीधे सीधे बुक का लाइन उठाकर छाप दिया है। कह रहा है कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है, और जो यौगिक बना रहा है वो यौगिक भी जल में विलय है, तो वो तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन सा हो सकता है, यही आपसे पूछा है सर। तो याद रखेंगे 64 का ऑप्शन बी कैल्शियम। क्या हो सकता है, कैल्शियम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे। 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितना होता है। तो 22 जोड़ा होगा ऑटोसोम। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है। एक एक प्रश्न देखते चलिए, समझते चलिए, आंसर सोचिए। नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गाल्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। मोटा कौन सा होता है, यही आपसे पूछा है कि गाल्ड सेल का कौन सा भित्ति सबसे मोटा होता है। तो गाल्ड सेल के बारे में आप पढ़े होंगे, उसका भीतरी जो है इनर साइड वो सबसे मोटा होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 66 का।
आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा होगा? सभी स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका जब आयोडीन घोल में हम स्टार्च को मिलाते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है यही आपको बताना है। याद रखेंगे 78%। ये तो गैसों की मात्रा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 78%, 68 का हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न है और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पौधों के वायुवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, पौधों के वायुवीय भाग से जल जब वाष्प के रूप में निकलता है तो उसे ही तो हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेंगे। बिल्कुल देखिए, आसान आसान प्रश्न है। अगर बुक को अच्छा से पढ़े तो कोई भी प्रश्न एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, आप गलत नहीं करेंगे। 70 नंबर प्रश्न कितना बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बिहार टॉपर सीरीज में भी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी क्लास जा रहा है एग्जाम तक उसे जरूर देखिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल शानदार आ जाएगा। क्या कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, तो मैंने उस समय भी बताया था, सिनेप्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 का। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग। बिल्कुल शानदार प्रश्न, लेकिन बुक से प्रश्न है, बुक का लाइन बाय लाइन जरूर आपको पढ़ना है अगर अच्छा अंक लाना है, टॉपर बनना है। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होगा सर? तो ऑप्शन बी आप जानते हैं, लाल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे प्रभावी पूछा था। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न में। बार बार प्रश्न को इसीलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए क्लास में। कह रहा है ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है? देखते हैं कितने छात्र इसका बिल्कुल सही से आंसर दे पाते हैं। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है ओजोन परत का अवक्षय करता है। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। अगर आप 10th का वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th के छात्र हैं, तो किसी भी हाल में आपको गलत आंसर नहीं करना है। तो मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए काफी छात्र छात्राओं ने कमेंट किया है, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें से ओजोन परत का क्षय करता है, बाकी कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर 73 नंबर प्रश्न अपने को दिखाई दे रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किसके उपयोग में होता है? किस ऊर्जा के उपयोग में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का जो है उत्सर्जन होता है? तो जो भी छात्र सोच रहे हैं कि सर ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन, तो बिल्कुल सही, जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बायोमास फ्यूल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, जीरो ग्रुप का तत्व इसमें से कौन सा है? तो ध्यान से ऑप्शन देखते देखते आपको आंसर कमेंट करना है कि ऑप्शन डी हीलियम। बिल्कुल सही, He हो जाएगा शून्य समूह का तत्व। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नांकित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? इसमें से कौन क्षारीय विलयन का pH मान है, यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो आप pH स्केल पे पढ़े होंगे, बीच में होता है 7 होता है उदासीन, 7 से कम आएंगे तो अम्लीय, ज्यादा जाएंगे तो क्षारीय। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में 7 से ज्यादा एक ही है, ऑप्शन डी 75 का राइट आंसर। OMR शीट पे कलर करके आपको एग्जाम में से आना है। कोई प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं करना है, पूरा क्लास देखिए कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 76 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए एनोड पे नहीं पूछा है, आप जानते हैं जल का वैद्युत अपघटन होता है, तो दोनों आपको पढ़ना है। आपको लिखाया गया होगा आपके क्लास में, जहां पे भी आप कोचिंग करते होंगे, कि एनोड पे कौन सा गैस निकलता है, कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है। तो कह रहा है कि कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है। तो याद रखेंगे सर, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पूछा है तो कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है। तो ऑप्शन ए 76 का राइट आंसर है।
77 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। सोचिए इससे साधारण प्रश्न क्या हो सकता है कि पूछ रहा है आपसे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। बिल्कुल जिस तरह नाम कॉमन है उसी तरह कॉमन प्रश्न है। देखते देखते आपको आंसर कमेंट कर देना है। देखता हूं कितना छात्र इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो बिल्कुल सही, काफी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल शानदार है। आप लोग बिल्कुल एग्जाम में 40 में 40 सही करके आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन बी NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आप सभी का तैयारी समझिए बिल्कुल शानदार चल रहा है। बस रिवीजन करते रहिए क्योंकि परीक्षा में आप जानते हैं चंद दिनों का समय है। 78 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या का अनुपात आपको बताना है कि जल के एक अणु में अर्थात कि H2O के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन सी H2O, तो हाइड्रोजन पहले है तो 2, ऑक्सीजन 1 तो 2:1। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है। याद रखेंगे मेथेनॉल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेथेनॉल का भी थोड़ा सा भी मात्रा पीने पर मृत्यु हो सकता है। 80 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन के अनुसार F, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 80 का, क्योंकि पूछा था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इस तरह एक और हम लोग आपके साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त किया। अब नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लाइक करते हैं तो वरदान श्री जैसे ही कंटिन्यू रहेगा। फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।